अपराधियों को नेपाल क्यों भागना होगा, ये आपको समझाएंगे। दूसरी खबर आपको बताएंगे, लालू को नीतीश पर गुस्सा क्यों आता है। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, आरएसएस ऑफिस पर वार, कौन गुनहगार। चौथी खबर आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाएंगे, मदरसे की आड़ में आतंक का नेटवर्क समझिए। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों का काल बन गया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 4 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 4 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि एक की मौत हो गई। इधर सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को एक बार फिर से सख्त चेतावनी दी है कि या तो अपराध छोड़ दो या भारत छोड़ दो। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 24 घंटे में 4 एनकाउंटर, एक की मौत, 4 घायल। अपराधियों को सीएम का संदेश, अपराध छोड़ो या देश। बिहार में ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर ने अपराधियों को सख्ते में डाल दिया है। 24 घंटे के भीतर 4 एनकाउंटर से अपराधियों में दहशत है। 16 जून गोपालगंज यूपी का शराब तस्कर किशन कुमार का हाफ एनकाउंटर। गया जी लूटकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर। 17 जून मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह का हाफ एनकाउंटर। आरा में पुलिस मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी, इलाज के दौरान मौत। पुलिस अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने में अब संकोच नहीं कर रही, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं और कानून हाथ में लेने वालों पर 48 घंटे में कार्रवाई हर हाल में होगी। सीएम सम्राट ने कहा, एक तरफ यूपी में बाबा हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दादा। ऐसे में अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथ, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को दादा है, वहां बैठे हैं, और यहाँ सम्राट चौधरी बैठा है। कोई माई का लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो सरकार का संदेश साफ है, या तो अपराध छोड़ना होगा या फिर बिहार। अगर नहीं तो पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से सख्त चेतावनी अपराधियों को दे दी है। इसके मायने अब आप समझिए और पूरी खबर समझिए। देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए सरकार का संदेश क्या है, इसके मायने अब हम आपको समझाते हैं, क्योंकि लगातार ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में जारी है। 16 जून यानी कि आज की तारीख 2 अलग अलग एनकाउंटर में 3 आरोपी घायल हुए। गोपालगंज में यूपी के शराब तस्कर किशन कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। गया जी में लूटकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हुआ। अभी इन दोनों एनकाउंटर को 24 घंटे नहीं हुए थे कि 2 जगह और एनकाउंटर की खबर से अपराधियों में हड़कंप मच गया। 17 जून मुजफ्फरपुर कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह का हाफ एनकाउंटर किया गया। आरा में पुलिस मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब आप पूरी खबर समझिए कि अब बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अब तक कितनी कार्रवाई हुई है। तो देखिए, 20 नवंबर 2025 से लेकर अब तक 27 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 7 अपराधी मारे गए हैं तो 21 से ज्यादा घायल हैं। अब सीएम सम्राट चौधरी की जो अपराधियों को सख्त चेतावनी है, उसे समझिए। सम्राट चौधरी ने कहा है, या तो बिहार छोड़ना होगा या फिर शमशान घाट जाना पड़ेगा। अपराध नेपाल भागे अपराधी, क्योंकि बंगाल में दादा हैं और यूपी में बाबा और बिहार में मैं यानी सम्राट चौधरी। अब सीएम सम्राट के बयान के मायने क्या हैं वो भी समझ लीजिए। तो देखिए, बिहार के एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी सीएम हैं,
दूसरी तरफ यूपी है, जहां बीजेपी के ही योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, तो बिहार में बीजेपी के ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। तो सीएम सम्राट के बयान के मायने क्या हैं, वो अब आप समझ लीजिए। बिहार के एक तरफ यूपी, दूसरी तरफ बंगाल है, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है। बीजेपी शासित राज्यों में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और इसीलिए एक बार फिर से ये सख्त चेतावनी अपराधियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दे दी है। बढ़ेंगे आगे और अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में वैसे तो सक्रिय नहीं हैं, पर आज भी उनका एक बयान बिहार की राजनीति को गरमाने के लिए काफी है और अब की बार उन्होंने बयान दिया है अपने पुराने सहयोगी, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती से लेकर बंगले पर बवाल, ये सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। और इधर सिक्योरिटी आप लोगों की खत्म कर दिया उन्होंने। नीतीश कुमार सब कुछ, नीतीश कुमार सब कुछ। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद का ताजा बयान जरा कड़वा है। जब लालू प्रसाद से उनके और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा घटाने और आवास विवाद को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने इसका पूरा ठीकरा नीतीश कुमार के सिर फोड़ दिया। अपराधियों को शमशान भेज देंगे और इधर सिक्योरिटी आप लोगों की खत्म कर दिया उन्होंने। क्या हो गया? नीतीश कुमार सब कुछ, नीतीश कुमार सब कुछ, नीतीश कुमार सब कुछ। दरअसल एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र भेजकर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और साथ ही नए आवास में लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरा बनाने की मांग की थी। इन सब के बीच लालू प्रसाद के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लालू प्रसाद जी हर प्रशासनिक कार्रवाई में राजनीति और साजिश खोजने की पुरानी आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सरकारी आवास कोई निजी संपत्ति नहीं होता और उनके नियम और प्रक्रियाएं सभी के लिए समान है। सुरक्षा व्यवस्था भी एजेंसियों के आकलन के आधार पर तय होती है। सरकार का साफ कहना है कि बंगला बदलने से लेकर सुरक्षा में कटौती, सारी कार्रवाई सरकारी नियम के मुताबिक की जा रही है, पर लालू प्रसाद को इसमें नीतीश कुमार की साजिश नजर आ रही है। अब सवाल है कि आखिर लालू को नीतीश पर गुस्सा क्यों आता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो लालू प्रसाद के बस एक बयान ने बिहार की सियासत गरमा दी है। लालू प्रसाद ने ये बयान क्यों दिया, ये सब कुछ विस्तार से आपको समझाते हैं। आप पूरी खबर समझिए। लालू प्रसाद को नीतीश कुमार पर गुस्सा क्यों आता है, इसे आप समझिए। इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले आपको लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का रिश्ता समझना पड़ेगा। छात्र राजनीति के दौर से ये दोनों साथ में नेता थे। 1990 में नीतीश कुमार के समर्थन से पहली बार सीएम बने लालू प्रसाद यादव। फरवरी 1994 में नीतीश लालू से अलग हो गए। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार फिर से साथ आ गए। 2017 में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हो गए और उसके ठीक बाद अगस्त 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर लालू प्रसाद के साथ वापस आ गए। जनवरी 2024 में वापस एनडीए में नीतीश कुमार लौट गए। अब ताजा मामला समझिए। सुरक्षा में कटौती और राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर लालू प्रसाद यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। अब सवाल है कि लालू प्रसाद को क्या लगता है कि नीतीश कुमार ही ये सब करा रहे हैं। समझिए, लालू प्रसाद को नीतीश कुमार पर गुस्सा क्यों आता है। लालू प्रसाद को नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी हैं लालू प्रसाद। लालू प्रसाद ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के कारण ही बिहार में बीजेपी की सरकार बनी।
लालू प्रसाद को डर है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी लंबे समय तक रहेगी और बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड लंबे समय तक राज्य में रहती है सरकार। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी को 75 सीट मिली थी। 2022 में नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने भी थे। लालू प्रसाद को उम्मीद थी कि उनके बेटे एक दिन सीएम बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की बेवफाई के कारण लालू प्रसाद के बेटे सीएम नहीं बन सके। नीतीश की बेवफाई पर लालू प्रसाद को गुस्सा आता है और यही वजह है कि आज लालू प्रसाद ने ये बयान भी दे दिया। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। रांची के चुटिया निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ। हमला पेट्रोल बम से किया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बीजेपी नेता ने इस मामले को लेकर जल्द कार्रवाई की मांग की है और ये हमला क्यों हुआ, किसने किया, ये सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुंह पर कपड़ा, हाथों में जलती पेट्रोल की बोतल और जोरदार धमाके की आवाज। ये तस्वीरें हैं रांची के आरएसएस कार्यालय के बाहर की, जहां देर रात दो बदमाश एक ऐसी करतूत को अंजाम देते हैं जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। ये दो बदमाश भागते हुए आरएसएस कार्यालय के बाहर आते हैं, फिर कुछ देर रुककर इधर उधर देखते हैं और फिर पेट्रोल से भरी एक बोतल में आग लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना रात करीब 12:30 बजे की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। गंभीरता से लिया है इस केस को और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो है वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। आरएसएस कार्यालय पर हुए इस हमले के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी के तमाम नेता भी आरएसएस ऑफिस पहुंचे और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। इस तरह पेट्रोल बम से हमला करने का काम जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए। आरएसएस कार्यालय पर हुए इस हमले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। घटना के पीछे क्या वजह थी, घटना को अंजाम क्यों दिया गया और घटना के पीछे कौन लोग थे, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सवाल ये है, क्या ये हमला किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से किया गया था? न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। तो आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ। इस हमले के बाद सियासत गरमाई हुई है और इसके साथ ही जांच पड़ताल की मांग की जा रही है। लेकिन हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। आरएसएस कार्यालय पर आखिर किसने हमला किया, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है और इसे समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। 16 और 17 जून की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे की एक घटना बताई जा रही है। कार्यालय के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, इसमें ये पूरी वारदात कैद भी हो गई, जो तस्वीरें आप देख भी पा रहे होंगे। दो बदमाश भागते हुए आरएसएस कार्यालय के बाहर आए। बदमाशों के मुंह पर नकाब बंधा हुआ था। कुछ देर तक कार्यालय की रेकी की गई। पेट्रोल से भरी एक बोतल में आग लगाकर उसे कार्यालय के अंदर फेंक दिया गया। पेट्रोल बम फेंककर मौके से अपराधी फरार हो गए। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यह हमला किसने किया है, इसकी जांच के लिए 4 टीम काम पर लगी हुई है, जैसे कि एनआईए, एफएसएल, झारखंड जगुआर और बीडीडीएस। सवालों के जरिए अब आप इस पूरी खबर को समझिए। सवाल ये, आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले कौन थे?
सवाल ये उठ रहे हैं, आरएसएस कार्यालय पर हमला करने का आखिर मकसद क्या था? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या ये कोई राजनीतिक साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, आरएसएस ऑफिस में आग कौन लगाना चाहता था? तो ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए 4 अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं मदरसे के गद्दार मौलाना इजहारुल हक की, जिससे पूछताछ के बाद एटीएस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मौलाना पाकिस्तान हैंडलरों से नापाक कनेक्शन रखता था। इतना ही नहीं, वो देश के युवाओं को गुमराह कर अपना पूरा नेटवर्क फैलाने की साजिश रच रहा था। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गद्दार मौलाना की देश विरोधी साजिश, वतन से दगा, सरहद पार वफादारी, पाक हैंडलर से नापाक कनेक्शन। मधुबनी से गिरफ्तार मौलाना इजहारुल हक की साजिशों का अंत नहीं। देश के खिलाफ गद्दारी उसके नस नस में था। चंद रुपए की लालच में वो पाकिस्तानी आकाओं के साथ बड़ा खेल खेल रहा था। मौलाना के दिमाग में नफरत इस कदर भरी थी कि उसने अपना ईमान और जमीर दोनों का सौदा कर लिया था। गिरफ्तार मौलाना इजहारुल हक की साजिशों के बारे में आप जानेंगे तो आपको भी नफरत होने लगेगी। एटीएस से पूछताछ में आतंकी इजहारुल हक ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मौलाना मदरसे की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रहकर उन्हें भारतीय सिम कार्ड पहुंचाता था। यानी मौलाना इजहारुल हक की बड़ी प्लानिंग थी। वो देश को बर्बाद करने की नापाक साजिश भी रच रहा था। मधुबनी से ही उसने अपने आतंक का नेटवर्क फैला लिया था। अपनी मिट्टी से दगा करने और सरहद पार वफादारी करने वाले मौलाना अब हर वो राज उगल रहा है। मधुबनी में रहकर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने वाले इस मौलाना के नेटवर्क के खुलासे के बाद लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मदरसा देश विरोधी साजिश का अड्डा बन गया है? न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मौलाना की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि बहुत कुछ उसने बताया है। क्या कुछ खुलासा हुआ है वो सब कुछ आपको समझाते हैं। कहां तक नेटवर्क फैला हुआ था, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। 15 जून को मधुबनी से इजहारुल हक गिरफ्तार किया गया। एमपी पुलिस और बिहार एटीएस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी के मोहरिया मदरसा में ये मौलाना आरोपी रहता था। एटीएस से पूछताछ में आतंकी इजहारुल हक का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। मौलाना मदरसे की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। पाकिस्तान के हैंडलर से सीधे संपर्क में इजहारुल हक था। पाकिस्तान के हैंडलर्स को ये भारतीय सिम कार्ड पहुंचाया करता था। और ये भी जानकारी है कि बिहार के अलग अलग जिलों से सिम खरीदता था। फर्जी पहचान पत्रों और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके ये सिम खरीदता था। इस सिम कार्ड्स को नेपाल के एजेंट के जरिए पाकिस्तान भिजवाता था और सिंडिकेट को चलाने के लिए खुद ये कई बार नेपाल भी गया था। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और गूगल मीट से मीटिंग करता था। युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों से ये मौलाना जोड़ रहा था। देश को बर्बाद करने की नापाक साजिश रच रहा था। क्या मदरसा देश विरोधी साजिश का अड्डा बन गया है? ये जरूर बड़ा सवाल अभी बन गया है। और